प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जी हम जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हम तो मार के, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। जरदारी साहब गए क्यों अमेरिका? तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। तो फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा, एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से कब उसको एक्सेप्ट किया गया? हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना पसंद करते। नहीं रहना पसंद करते? नहीं। अब तो 40% 42% इन्फ्लेशन महंगाई की शरह, यानी 100 रुपए का नोट जो है वो 58 रुपए का रह गया है। इंडिया से 4-5 गुना ज्यादा महंगाई है हमारे यहाँ, शरह सूद बैंकों की 4-5 गुना ज्यादा है। क्या कोई कारोबार करेगा यहाँ पर? लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना। पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इशूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं। तो हम दुनिया का भारत पे कोई प्रेशर बिल्ड कर नहीं। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से जाकर UN में कश्मीर का राग अलापा है और राग अलापते लापते उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमसे कंट्री, दूसरी कंट्री जो भारत की फ्रेंडली कंट्री है वो हमसे दूर हटने लगती है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मिलता हूँ। न्यूयॉर्क में हैं कुछ दिनों से, मुझे नहीं मालूम कि वापस आ गए हैं कि नहीं, लेकिन उनकी हमने तकारीर भी सुनी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने वहाँ पे की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जी हम जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। असल जो आज हमें डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जरदारी साहब गए क्यों अमेरिका, लेकिन न जाने क्यों हमारे वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका से इतनी मोहब्बत है कि वो चौथी बार जब से वो बने फॉरेन मिनिस्टर, चौथी बार अमेरिका पहुँच गए। और मुझे तो कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आया कि क्या इसका मकसद था, क्या इन दौरों से मिला। अगर ये चौथा दौरा हुआ और हमारी सफारतकारी इतनी ही ज़बरदस्त रही पिछले 1 साल में, तो फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा, एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। तो अमेरिका के साथ हमारी क्या इंगेजमेंट है? टेररिज्म और अफ़गानिस्तान के अलावा मुझे तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आती कि अमेरिका कुछ हमारी कोई वाकई टेंजिबली कुछ हेल्प भी कर रहा है। और फिर दूसरी जानिब देखिए ना, एक वो बड़ी जेनीवा में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सबको याद होगा, डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में सैलाब आया जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, हज़ारों अमवात हो गई। तो हमें कहा गया कि जी 9-10 बिलियन डॉलर के प्लेजेस हुए हैं और ज़बरदस्त हमारी कामयाबी हुई है। अब सवाल ये पूछना चाहिए कि उन प्लेजेस में से कितना पाकिस्तान को मिल गया। मुझे तो नहीं लगता, कोई अभी रिपोर्ट हमने नहीं देखी कि इतने प्लेजेस रियलाइज़ हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मैं भारत के हवाले से बल्कि कल 2 वीडियोज़ भी देख रहा था तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक इशूज़ हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। एज़ इफ़ के पाकिस्तान ने कोई कहा है भारत से कि आप हमारी हेल्प करें। इंटरेस्टिंग, मतलब एक लिहाज से बड़ा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इस वक्त भारत का हुआ है। तो हम दुनिया का भारत पे कोई प्रेशर बिल्ड कर नहीं सके जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान के भी हवाले से आहिस्ता आहिस्ता हम अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं। ये अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार के, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना।
हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम, हमें ना, अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी। आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया, मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है, मुतनाज़ इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। कि हिंदुस्तान के नैरेटिव को मान लिया गया है, जिस पर कश्मीर पर अब ज्यादा बातें नहीं हो रही, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई कि हिंदुस्तान के मतलब मामलात को या उनके नैरेटिव को कश्मीर से रिलेटेड मान लिया गया? तो मैं यही कहूंगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। और ये बात वो है कि जो आज के हवाले से नहीं है। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से, कब उसको एक्सेप्ट किया गया? यूएनओ ने भी कभी उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया। सिर्फ एक करारदार थी जिसका पाकिस्तानी जिक्र करते हैं, वो एक सर्दखाने में डाल दी कि लो जी ये पड़ी हुई है करारदार, मगर एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना। अच्छा, इसी तरह अरब कंट्रीज के हवाले से अगर हम जो रिसेंट कुछ सालों की डेवलपमेंट है वो एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के कश्मीर के नैरेटिव को। लेकिन अगर आप माजी पे भी नजर दौड़ाएं तो ओआईसी की पॉलिटिकल ट्वीट्स के अलावा या स्टेटमेंट्स के अलावा कब उन्होंने दिल से तस्लीम किया है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये को पाकिस्तान का मसला है? कब दुनिया ने तस्लीम किया है कि कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान का मसला? अगर कहीं कोई मीडिया में कहीं इनका कोई हामी पाकिस्तान वालों का कोई थोड़ी बहुत बात भी कर देता है कभी कभार वो भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनके मौक़िफ़ को समझते हैं। अब जब बिलावल भुट्टो, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो आपको पता है कौन है? बिलावल भुट्टो है बेनज़ीर भुट्टो के बेटे। इनके नाना थे जिन्होंने कसम खाई थी कि हम घास की रोटी खा लेंगे और फिर भी हम भारत से युद्ध लड़ेंगे। हालांकि घास की रोटी, यार घास की रोटी आपको भी पता है कि घास की रोटी आपने सुनी होगी, घास की रोटी एक्चुअली में होती नहीं है। आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप जो भारत के एक बहुत बड़े योद्धा थे उन्होंने घास की रोटी खाई थी, बट एक्चुअल फैक्ट ऐसा है ही नहीं। घास की रोटी नहीं खाई थी उन्होंने। उनके बखान, उनका मतलब बखान करते हुए कवि ने ऐसा लिख दिया था कि घास की रोटी खा ली लेकिन गुलामी नहीं सही। हालांकि महाराणा प्रताप ने ऐसा, मतलब अगर आप उनका इतिहास पढ़ें तो घास की रोटी उन्होंने एक्चुअल में नहीं खाई थी, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली इतना था कि घास की रोटी खाने की उनकी नौबत नहीं आई थी। बट ये उनकी, मतलब मैं बता रहा हूँ, वीरता कि उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इस तरीके से उनका बखान किया गया। ऐसे ही, हालांकि ये टॉपिक का नहीं है, मैंने बताया कि घास की रोटी को लेकर एक बहुत बोला जाता है कि घास की रोटी खा लेंगे फिर भी भारत से युद्ध करते रहेंगे, तो इनके नाना ने बोला था। तो पाकिस्तान के अब हालात ऐसे ही कुछ आ गए आटे की, यहाँ पे हालत ऐसी हो चुकी है कि अब वो जो बोला जाता है ना घास की रोटी खा लेंगे, तो इनके घास की रोटी खाने वाले हालात आ गए। हालांकि घास की रोटी का मैंने आपको बताया कि घास की रोटी की अगर आपने सुना होगा तो सबसे पहले सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में। उनके टाइम पे भी ऐसा कुछ सीन नहीं था, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था, लेकिन उनके जो, आपने डेफिनेटली, अब इतने फेमस पर्सनालिटी है, टीवी में कई बार बता चुका है कि उनके जो, मतलब जो मुग़लों से युद्ध हुआ था उसके बाद भी उनके साम्राज्य में मुग़लों का सिक्का नहीं चला था। हालांकि युद्ध इतना भयानक था कि बहुत तबाही मची थी, लेकिन उनकी नौबत घास की रोटी खाने लायक नहीं आई थी, फिर उन्होंने कुछ समय बाद युद्ध किया था। तो ऐसा ही कुछ सीन है पाकिस्तान के साथ भी। सीन ऐसा है, घास की रोटी तो अभी भी ये लोग नहीं खाएंगे, बट लॉजिकली आप देखें कि पाकिस्तान में आटे के रेट इतने बढ़ गए कि आप एक ताना मार सकते हो कि यार इनकी अब औकात घास की रोटी खाने जैसी आ गई है कश्मीर करते करते, फिर भी ये कश्मीर कर रहे हैं। तो इसका मैंने ये डॉट कनेक्ट किए हैं, आप समझ सकते हो। पाकिस्तान के हालात आज ऐसे हैं कि इनके जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, कराची जैसी सिटी में जो मैचेस हो रहे हैं ना, वहाँ पे 25,000 कैपेसिटी का ग्राउंड है, वहाँ पे मुश्किल से 5,000 लोग होते हैं, आप समझो।
इनके खुद की सुपर लीग है, 25,000 कैपेसिटी, इतनी स्मॉल कैपेसिटी जो कि मतलब आप समझे कि ये मतलब भारत के ग्राउंड का एक छोटा सा हिस्सा होगा 25,000 कैपेसिटी का। इतने बड़े बड़े भारत के ग्राउंड हैं, तो उसमें से भी 5-4 लोग आ रहे हैं। इतने शायद भारत में टिकट इतने लोगों को मिल ना पाती होगी जितने ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। तो इनके हालात ये हैं, फिर भी कश्मीर कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ और